जिसके अंदर ढाका और आसपास के शहरों में चारों ओर सिर्फ बम, गोलियां और आग दिखने लगी। तकरीबन 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए, खासकर बॉर्डर एरियाज में। लेकिन अमेरिका और चीन ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े थे। यानी अगर कल को कराची ठप हो जाता तो पाकिस्तान का पूरा ढांचा ढह जाता। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा ने ये योजना बनाई कि अगर पाकिस्तान युद्ध शुरू करता है तो हम कराची को आग के समंदर में बदल देंगे। शहर के किनारे तक उजाला फैल गया, तेज धुआं मशरूम क्लाउड का शेप लेने लगा। भारत के लिए ये कराची का पोर्ट पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह था, जिसको तोड़ने का प्लान भारत पहले से ही बना चुका था, जिसको हम आज ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से भी जानते हैं। 1970 की बात है, तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक साइड वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और दूसरी साइड ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। और इन दोनों के बीच में इंडिया आ जाता था, इसीलिए इनके बीच में हजारों किलोमीटर्स की दूरी थी। दूरी तो थी ही, लेकिन असली प्रॉब्लम दूरी की नहीं बल्कि लैंग्वेज, कल्चर और बिहेवियर की थी। दोनों तरफ के लोगों में जमीन आसमान का फर्क था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग मेनली बंगाली बोलते थे और काफी हार्ड वर्किंग थे, पर उनके साथ हर जगह अनफेयर बिहेवियर होता था। पॉलिटिक्स हो, सरकारी नौकरी हो या बजट, सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल करता था। यानी एक तरीके से बंगाली लोगों की आवाज को बार बार दबा दिया जाता, जिससे बंगाली लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। फिर आया 1970 का आम चुनाव, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने बहुमत हासिल करते हुए जीत हासिल की। ये जीत बंगालियों के लिए एक आशा की किरण थी, क्योंकि अब उन्हें बराबरी का हक मिलेगा। इस बार उनमें से ही कोई एक आगे निकल करके आया था और अपनी सरकार बनाने जा रहा था। लेकिन सत्ता में बैठे सैन्य तानाशाह जनरल याह्या खान ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया और रहमान को पावर देने से भी मना कर दिया। इससे हुआ ये कि लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए और सरकार के सामने प्रोटेस्ट करने लगे, जिससे तंग आकर वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च 1971 की रात को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया, जिसके अंदर ढाका और आसपास के शहरों में चारों ओर सिर्फ बम, गोलियां और आग दिखने लगी। यूनिवर्सिटीज, अखबारों के दफ्तरों में, आम बस्तियों में घुसकर इनोसेंट लोगों को मार दिया गया। कहा जाता है कि करीब 3 से 30 लाख लोगों ने इस इवेंट के दौरान अपनी जान गंवाई, जिससे ये इवेंट 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक बन गया। ईस्ट पाकिस्तान पूरा खून से रंगा जा चुका था। आम लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर देश को छोड़ने लगे थे। तकरीबन 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए, खासकर बॉर्डर एरियाज में, जैसे पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे इलाके रेफ्यूजीज से भरने लग गए। इंडिया ने इन रेफ्यूजीज को टेम्पररी तौर पर शरण तो दे दी थी, लेकिन इसके चलते इंडिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों डगमगाने लगी। इसीलिए इंडिया ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने की कोशिश की। PM इंदिरा गांधी ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई, लेकिन अमेरिका और चीन ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तब भारत ने रूस की ओर हाथ बढ़ाया और अगस्त 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन साइन किया। ये एग्रीमेंट भारत के लिए एक तरह से शील्ड की तरह था, क्योंकि अब भारत बिना किसी देश से डरे अपने तरीके से कदम बढ़ा सकता था। इसीलिए भारत ने अब डायरेक्ट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आजादी दिलाने के लिए मदद करनी शुरू कर दी। जहां भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स जैसे मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और इंडिया में उनके रहने लायक सुरक्षित ठिकाने भी बनवाए। पाकिस्तान को ये भारत की सीधी दखल अंदाजी लगी। पाकिस्तान को लगा कि अगर इंडिया ऐसे ही ईस्ट पाकिस्तान की मदद करता गया तो ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथों से जा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने 23 नवंबर 1971 को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी और बस कुछ दिनों बाद ही 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च कर दिया, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर अचानक हमला किया, जिसमें पठानकोट, अंबाला, जोधपुर और आगरा जैसे कई मिलिट्री एयरफील्ड शामिल थे। ये सब होने के बाद भारत के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी रात PM इंदिरा गांधी ने नेशन को एड्रेस करते हुए कहा, वॉर हैज बीन फोर्स्ड अपॉन अस, यानी हम पर युद्ध थोपा गया है, इसीलिए अब उन्हें जवाब देना जरूरी है। युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन या हवा तक सीमित नहीं था, बल्कि अरेबियन सीए में भी इस युद्ध का कहर बरसने वाला था। वेस्ट पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट शहर कराची था, क्योंकि वहीं पर नौसेना का
मुख्यालय, तेल का भंडार और यही पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल पोर्ट था, क्योंकि पाकिस्तान की 60 से भी ज्यादा सप्लाई और पूरे पाकिस्तान का 75% तेल यहीं से आता था। यानी अगर कल को कराची ठप हो जाता तो पाकिस्तान का पूरा ढांचा ढह जाता। भारत के लिए ये कराची का पोर्ट पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह था, जिसको तोड़ने का प्लान भारत पहले से ही बना चुका था, जिसको हम आज ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से भी जानते हैं। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा ने ये योजना बनाई कि अगर पाकिस्तान युद्ध शुरू करता है तो हम कराची को आग के समंदर में बदल देंगे। उनका प्लान ये था कि वो एक तरफ से INS विक्रांत को ईस्टर्न पाकिस्तान के पास भेजकर बंगाल की खाड़ी को ब्लॉक कर देंगे और दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड से वो कराची पर हमला बोल देंगे। और इसी स्पेसिफिक कराची पोर्ट के मिशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट या कहे तो ऑपरेशन त्रिशूल का कोड नेम दिया गया था। भारत इस मिशन के लिए सोवियत यूनियन से मिली ओसा क्लास मिसाइल बोट्स को इस्तेमाल करने वाला था, जो कि हैवी स्टाइक्स एंटी शिप मिसाइल से लैस थी। ये मिसाइल्स 75 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली चीजों को चकनाचूर कर सकती थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये मिसाइल बोट्स पहले पाकिस्तान को ऑफर की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें ये कहकर ठुकरा दिया कि ये बोट्स बहुत ही छोटी और कमजोर है, और फिर उन्हीं बोट्स को भारत ने खरीद लिया और अब वही बोट्स भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन मिसाइल बोट्स में इतना फ्यूल नहीं आ पाता था कि वो मुंबई से सीधा जाकर कराची तक पहुँच पाए। इसीलिए नेवी फोर्स को इसका सॉल्यूशन भी ढूंढना था कि आखिर इन बोट्स को कराची तक ले जाया कैसे जाए। लेकिन कराची जैसे बड़े पोर्ट पर यूं ही जाकर हमला करना आसान नहीं था। इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने महीनों पहले से जानकारी जुटानी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने 2 एजेंट जिनका कोड नेम रोड और मोरारिटी था, उनको एक व्यापारी जहाज के बहाने कराची के बंदरगाह पर भेज दिया, जहां इन दोनों ने वहां जाकर तेल के टैंक को, नेवल शिप्स, रेडार पोजीशन और डिफेंस सिस्टम की इमेजेस कैप्चर की। इन चीजों को करते ही भारत के पास कराची का पूरा नक्शा आ चुका था। साथ ही नेवल टीम ने नाइट नेविगेशन, मिड सी रिफ्यूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस जैसी टेक्निक भी सीख ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मिशन कोई आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि कराची पोर्ट की सुरक्षा में एयरफोर्स, रेडार गन्स, सबमरीन्स और कोस्ट आर्टिलरी लगी हुई थी। इस मिशन पर जाने वाले हर एक इंसान को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर एक भी मिसाइल चूक गई तो उनका लौटना नामुमकिन हो जाएगा। इंडिया के लिए 2 और सबसे बड़े बेनिफिशियल पॉइंट ये भी थे कराची को डिस्ट्रॉय करने के। पहला तो नेवल डोमिनेंस। अब क्योंकि पाकिस्तान का नेवल हेडक्वार्टर कराची में था और उनका लगभग पूरा बेड़ा वहीं पर ठहरा करता था, अगर इंडियन मिसाइल बोट्स वहीं जाकर उन्हें नष्ट कर देती तो अरेबियन सी में इंडिया का दबदबा हो जाता और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता। दूसरा पॉइंट था साइकोलॉजिकल शॉक। इंडियन नेवी एडमिरल SM नंदा का मानना था कि वॉर के पहले ही दिन कराची पर हमला पाकिस्तान के आत्मविश्वास को हिला के रख देगा और वो दोबारा बड़े सोच विचार के साथ ही बैकफायर करेगा। एडमिरल नंदा के ओरिजिनल प्लान में 3 ऑपरेशन थे, ट्राइडेंट, पाइथन और ट्राइफन, जिनको हकीकत बनाने में वाइस एडमिरल सुरेंद्रनाथ कोहली ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि इन्होंने ही पूरे स्ट्राइक ग्रुप की रचना की और हमले का रास्ता तय किया और ये इंश्योर किया कि नेवी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि उन्होंने ये भी प्लान किया था कि जब इंडियन नेवी कराची पर बॉम्बिंग करेगी तो उसी वक्त इंडियन एयरफोर्स मसरूर और बडीन एयरफोर्स पर एयर स्ट्राइक कर देगी, ताकि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को उड़ान भरने का कोई मौका ही ना मिल सके। 3 दिसंबर की रात को ये कॉन्वे मुंबई के पोर्ट से कराची के लिए रवाना हुआ था, जहां इस ऑपरेशन के लिए कुल मिलाकर 6 शिप्स वेसल्स कराची के लिए रवाना हुई थी, जिसमें पहली 3 मिसाइल बोट्स थी, INS निपंत, INS निरखट और INS वीर, और इनके साथ 2 एस्कॉर्ट जहाज INS किल्तन और INS कटचल भी चल रहे थे, जो कि खुद एडवांस्ड रैंग आउट रेडार से लैस थी, जो कि दुश्मन के रेडार को कंफ्यूज कर देती थी और तो और दुश्मन के जहाजों को 60 नॉटिकल माइल की दूरी पे ही पहचान सकती थी। वहीं इस कॉन्वे के आखिर में एक फ्लीट टैंकर शिप INS पोशाक भी चल रही थी, जो कि इन सभी बोट्स के लिए फ्यूल कैरी कर रही थी और समय समय पर मिसाइल बोट्स को रिफ्यूल भी कर रही थी, ताकि वे लंबी दूरी तय कर सके। लेकिन यहाँ पर कहीं लोग कहने लग गए कि आखिर इतनी छोटी बोट्स ही इस मिशन के लिए क्यों चुनी गई। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये छोटी बोट्स काफी फुर्तीली और दुश्मन के रेडार से लगभग इनविजिबल थी। जहां बड़े जहाज धीमे और निशाने पर आने
लायक थे, वहीं ये बोट्स अंधेरे में बिजली की तरह आती और हमला करके गायब हो जाती। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, ऑयल टैंकर शिप के बावजूद भी ये दूरी इतनी थी कि ये छोटी बोट्स अरेबियन सी की भारी लहरों में वहां पर नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि इनका इंजन इस तरह की लहरों में कमजोर पड़ जाता था। और अगर ऐसी ही घड़ी में उन पर किसी फाइटर जेट ने हमला कर दिया होता तो वो लगभग पूरी तरह से असुरक्षित होती। और इसी समस्या को देखते हुए इंडियन आर्मी ने एडमिरल नंदा और उनकी टीम ने एक टोइंग स्ट्रेटजी निकाली, जिसमें पैथ्या क्लास कॉर्वेट्स, वही INS किल्तन और INS कड़चल ने उन्हें एक भारी स्टील के केबल से खींचकर आगे बढ़ाया। इससे उनका फ्यूल बचा, आवाज कम हुई और वो रेडार से भी छुपी रही। समुद्र में चलते वक्त INS पोशाक उन्हें रिफ्यूल करता। ये काम इतनी नजाकत वाला था कि कुछ इंच का फर्क भी जहाजों की टक्कर करवा सकता था। लेकिन इंडियन मरीन ने इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया था कि ये अब उनकी दूसरी फितरत बन चुका था। अब जब इन मिसाइल बोट्स को टो किया जा रहा था तब उनके इंजन्स या तो पूरी तरह से बंद कर दिए जाते या फिर वे केवल आइडियल मोड में रहते, ताकि पाकिस्तान की सबमरीन्स या सोनार सर्विलेंस उन्हें पकड़ ना पाए। ये टोइंग वाली चीज वाकई काफी इफेक्टिव थी, क्योंकि अगर दिन के उजाले में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इस कॉन्वे को देख भी लेते तो उन्हें ऐसा लगता कि कुछ पुराने पैथ्या क्लास फ्रिगेट्स अपने पीछे कुछ डैमेज्ड या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड जहाजों को खींच के ले जा रहे हैं। यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए ये फॉर्मेशन एक रिकवरी कॉन्वे लगता, ना कि कोई हमला करने वाले जहाज। यही कैमोफ्लाज इस मिशन की सबसे बड़ी दुश्मन को कंफ्यूज करने वाली ढाल थी। 4 दिसंबर की दोपहर तक ये टुकड़ी कराची से लगभग 250 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर साउथ अरेबियन सी में थी। संध्या होते होते अंधेरे का फायदा उठाते हुए मिसाइल बोट्स को टो से अलग कर दिया गया। इसके बाद पूरी टुकड़ी 32 नॉट्स की कांस्टेंट स्पीड के साथ कराची की ओर बढ़ी। इस वक्त तक नेविगेशन और टारगेट डिटेक्शन का सारा भरोसा सिर्फ INS किल्तन के रैंग आउट रेडार पर था, क्योंकि बाकी की शिप्स अपने रेडार और रेडियो सब बंद करके बैठी हुई थी, ताकि पाकिस्तान को कोई भनक तक ना लग जाए कि इतना खतरनाक कॉन्वे उनके हार्बर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए सभी जहाज INS किल्तन को फॉलो कर रही थी, और जब जब वो ऑर्डर देगी कि किस किस पर अटैक करना है तो उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। ये साइलेंस मुंबई से ही रखी जा रही थी, और साथ ही हर जहाज को लिखित में ऑर्डर्स भी दिए गए थे कि आखिर कौन से टारगेट पर वार करना है, कब करना है और कैसे करना है, ताकि अगर बाय चांस कोई जहाज रूट से भटक भी जाए तो भी वो इंडिपेंडेंटली मिशन को पूरा कर सके। इस मिशन की इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि जहाँ कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता था तो केवल कुछ चंद पलों के लिए रेडियो को ऑन किया जाता और रशियन लैंग्वेज में वो अपनी बात एक दूसरे को बताते। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस दौर में पाकिस्तानी नेवी के पास रशियन इंटरप्रेटर्स नहीं थे, जबकि इंडियन नेवी ने पहले ही व्लादिवोस्टॉक में ट्रेनिंग के दौरान अपने क्रू को रशियन ऑपरेशनल फ्रेजेस में ट्रेंड कर दिया था। यानी एक तरीके से बिना इलेक्ट्रॉनिक इंक्रिप्शन के भाषा ही इंक्रिप्शन बन गई थी। साथ ही जब भी बात की जाती तो लंबी दूरी वाले HF बैंड्स के बजाय VHF बैंड इस्तेमाल किए जाते, जो कि सिर्फ 20 से 30 नॉटिकल की दूरी तक सिग्नल भेजते थे। कई बार तो जहाज से जहाज तक जोर जोर से चीख कर भी कोऑर्डिनेशन किया जाता था। एक दो बार बीच में ऐसा भी हुआ कि कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट गश्त लगाने के लिए उड़े थे, लेकिन INS किल्तन के रेडार ने इन प्लेन्स को पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि ये प्लेन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। इसीलिए वो अपना कोर्स बार बार चेंज करते रहे, यानी कभी भी ये कॉन्वे सीधी रेखा में नहीं चल रहा था। कराची के आसपास पाकिस्तान ने 75 नॉटिकल माइल्स का क्षेत्र मर्चेंट शिप्स के लिए बंद करके रखा था। इसीलिए जो बोट्स रेडार में नजर आती उसे नेवल पेट्रोल वेसल मान लिया जाता, क्योंकि किसी को ये विश्वास ही नहीं होता कि भारत की जहाजें हमला करने के लिए यहाँ तक आ सकती है। और इसीलिए जब इंडियन मिसाइल्स बोट इस जोन में पहुंची तो पाकिस्तान कोस्टल रेडार ने उन्हें धीमे चल रहे अपने ही पेट्रोल शिप्स समझ लिया। करीब 10:30 बजे जब स्ट्राइक ग्रुप कराची से लगभग 70 किलोमीटर दूर था तब हमने उन्हें पहले देख लिया और उन्होंने हमें बाद में। इसी दिन इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स और MiG-21 ने मसरूर और बडीन एयरफील्ड पर हमले किए। बदिन का रेडार स्टेशन नष्ट हो गया। इससे पाकिस्तानी निगरानी और कमजोर हो गई। करीब 10:45 पर INS निरखट ने अपनी पहली स्टाइनैक्स मिसाइल लगभग 19 नॉटिकल माइल की दूरी से दागी, जो सीधा जाकर PNS खाइबर के स्टार बोर्ड के हिस्से पर लगी थी। ये PNS खाइबर पाकिस्तानी बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर था, जो कि इस समय ऑपरेशन ट्राइडेंट का सबसे पहला निशाना बन चुका था। इस हमले के सिर्फ 4 मिनट बाद दूसरी मिसाइल भी इस डिस्ट्रॉयर पर दागी गई, जो कि
कि इस बार जाकर नंबर 2 के बॉयलर रूम पर लगी थी। देखते ही देखते कुछ सेकंडों में ही खाइबर आग के गोले में बदल गया, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए और कराची पोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद INS निपंत ने 2 और मिसाइल फायर की, जिसमें से पहली PNS मुहाफिज को लगी और दूसरी ने कराची हार्बर के तेल के टैंकों को उड़ा दिया। तेल के गोदामों में इतनी आग लगी कि ये आग 2 दिनों तक जलती रही। इसके बाद INS वीर ने भी मर्चेंट वेसल वीनस चैलेंजर को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान के लिए तेल और गोला बारूद लेकर आ रहा था। वो भी देखते ही देखते राख हो गया। पाकिस्तान के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए। लोगों को लगा कि भारत ने हवाई हमला किया है, लेकिन असल में ये सब 7 छोटी बोट्स का किया धरा था। कराची पोर्ट की आग इतनी भयानक थी कि उसे 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। कहा जाता है कि कराची के आसमान में रात भर धुआं और नारंगी रोशनी दिखती रही, जैसे पूरा समुद्र ही जल रहा हो। करीब 11:20 पर PNS खाइबर धीरे धीरे पानी में समा गया, जिससे 222 नाविक भी उसी के साथ डूब गए और वीनस चैलेंजर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस पर मिसाइल स्ट्राइक होते ही ये 2 हिस्सों में बट गया और इसका भी पूरा क्रू मारा गया। INS निपंत ने इसके बाद एक और मिसाइल फायर की, जो सीधा जाकर PNS शाहजहां को लगी। हालांकि ये जहाज बाकियों की तरह डूबा तो नहीं, पर हमले के बाद इतना बुरी तरह से टूट गया कि इसे बाद में स्क्रैप करना पड़ा। ठीक आधी रात को INS निपंत ने अपना आखिरी मिसाइल फायर किया, जो सीधा जाकर कैमारी ऑयल फैसिलिटी पर गिरा और फिर पूरा आसमान जो पहले से आग में गिरा हुआ था, वो और भी बुरी तरह से नारंगी और लाल लपटों में समा गया। सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक ये आग गई थी और शहर के किनारे तक उजाला फैल गया। तेज धुआं मशरूम क्लाउड का शेप लेने लगा। ये धुआं कराची के एनवायरनमेंट में 7 दिनों तक रहा। कहीं नेवल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिसाइल से लगी आग ने आसपास रखे तेल के टैंकों में डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया, यानी एक टैंक फटा, फिर उसके ताप ने दूसरे को जला दिया और देखते ही देखते पूरा ऑयल डिपोट आग के समुद्र में बदल गया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि कराची पोर्ट के अंदर जहाज में भरा हुआ एम्यूनेशन और डीजल भी इस ब्लास्ट में शामिल हो गया। हालांकि जब बोट्स कैमारी ऑयल फैसिलिटी पर अटैक कर रही थी तो दूरी ज्यादा होने के कारण कहीं मिसाइल्स मिस भी हो गई और ऑयल फैसिलिटी तक पहुंचने से पहले ही पानी में गिर गई। लेकिन जो मिसाइल्स वहां तक पहुंच गई, उन्होंने पूरी ऑयल फैसिलिटी को तबाह कर दिया। करीब 75% पेट्रोलियम स्टोर हाउस राख में बदल गया। कुल मिलाकर 255 से भी ज्यादा पाकिस्तानी नाविक मारे गए, लेकिन इंडिया की साइड से 0 कैजुअलिटीज रिकॉर्ड हुई। 10:45 पर जब खाइबर पर पहली मिसाइल लगी थी तो उसने एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक्ड। पाकिस्तानी कमांड को समझ ही नहीं आया कि ये हमला हवा से हो रहा है या फिर समुद्र से। उन्होंने इसे एयर अटैक समझा और सर्च गलत जगह शुरू करवा दिया। PAF फाइटर्स स्क्रैम्बल करने की तैयारी करने लगे, जबकि असली खतरा सरफेस पर था। कराची पोर्ट पर हर जगह के कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट चुके थे। हर जगह सिर्फ अफरा तफरी थी। अब हमला पूरा हो चुका था। INS निपंत, निरकट और वीर पूरी रफ्तार से वापस लौटने लगी, जहां उनके पीछे सिर्फ आग और तबाही ही दिख रही थी, जैसे मानो कोई मूवी का सीन चल रहा हो। जैसे ही वो वापस जा रही थी तो उनको रेडियो पर मैसेज आने लगे कि किसी दूर जगह से दुश्मन के फाइटर जेट से उड़ान के लिए रेडी हो रहे हैं। इस वक्त पर हर जवान के मन में बस 2 ही बातें चल रही थी, मिशन पूरा हुआ की राहत और क्या अब सब सही रहेगा का डर। यही वो पल था जहां शिकारी खुद शिकार भी हो सकता था। इसी के साथ भारतीय जवानों को दुख भी हो रहा था, क्योंकि आखिर उधर भी नाविक थे जिनके परिवार वाले उनकी राह देख रहे थे, किसी के बेटे, किसी के पिता। लेकिन वापसी के समय INS वीर और INS किल्तन ग्रुप से बिछड़ गए, जहां INS वीर का इंजन अचानक से बंद हो गया था और INS किल्तन को रेडियो पर मैसेज ठीक तरह से नहीं मिल रहा था, जिससे वो भी कराची से 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर रह गया था। ये दोनों ही जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स और सरफेस यूनिट्स के आसान निशाने बन सकते थे, लेकिन अंधेरे और पोर्ट की अफरा तफरी ने उन्हें बचा लिया और वो बिना किसी नुकसान के वापस आ गए। सुबह होते होते इंडियन शिप्स अभी भी 100 से 150 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर थी। अगर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स समय पर उड़ान भर लेते तो हमारी मिसाइल बोट्स लगभग निहत्ती थी, पर बर्डीन रेडार के नष्ट होने से PAF की डायरेक्शन कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी थी। लेकिन फाइटर जेट्स के साथ डेफाइन क्लास पाकिस्तानी सबमरीन्स का भी डर था, जो कि गहरे पानी में चल रही थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट महज एक हमला नहीं था, बल्कि ये 600 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर जाकर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक था, जिसने पाकिस्तान की नेवी को हिला करके रख दिया। उसका हार्बर
जल उठा और अरेबियन सीए पर भारतीय नौसेना का झंडा फहराने लगा। कई दिनों तक पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि इंडियन नेवी इतनी दूर से आकर ऐसे वार कैसे कर गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने इंडियन नेवी की पहचान पूरी तरह से बदल दी। अब वो सिर्फ कोस्ट गार्डिंग फोर्स नहीं बल्कि एक ब्लू वाटर ऑफेंसिव नेवी बन चुकी थी, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर भी हमला कर सकती है। और इसी के चलते हर साल 4 दिसंबर को भारत में नेवी डे मनाया जाता है, क्योंकि ये ऑपरेशन किसी सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा एक्यूरेट था। कराची का पोर्ट अभी इस हमले से बाहर ही नहीं आया था। उससे पहले ही करीब 3 दिन के अंदर अंदर इंडिया ने एक और स्ट्राइक ग्रुप को फिर से वहां भेज दिया। इस बार ऑपरेशन का नाम पाइथन था, जिसमें आईएनएस विनाश ने अपनी मिसाइल्स को मनोरा और केमारी के आसपास के टारगेट्स को दोबारा से जला दिया। ऑयल टैंक्स की आग फिर से भड़क उठी। पाकिस्तान नेवी का फ्लीट टैंकर पीएनएस ढाका इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ कि उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। ये दूसरा हमला सिर्फ इसीलिए था कि जो पहले से टूट चुका है उसे पूरी तरह से कोलैप्स कर दो। ये दोनों मिशंस इतने सक्सेसफुल हुए कि तीसरा ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जब पूरा घर जल रहा हो तो उसे दोबारा जलाने की जरूरत नहीं होती। कहीं सीनियर ऑफिसर्स कह रहे थे कि दुश्मन के तट के इतना पास जाना एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन एडमिरल नंदा ने सबको गलत साबित करते हुए इस मिशन को लॉजिक और ब्रेवरी से सफल बनाया। मैंने इस वीडियो से पहले भी हिस्ट्री का ऑपरेशन ब्लू स्टार भी 3 वीडियोस में कवर किया है, जिसको आप इस पहले पार्ट से देखना शुरू कर सकते हो, जो कि आपको देखने में वाकई काफी अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।